नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आदमपुर की विधानसभा सीट को लेकर अब कशमकश जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद यह सीट अब खाली हो चुकी है और इसको लेकर सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कुलदीप बिश्नोई ने हल्के का 2 दिवसीय दौरा भी शुरू कर दिया है। वहीं पर उन्होंने पिछले चुनाव में अपने खिलाफ चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट से भी मुलाकात की है। बताया यह जा रहा है कि कुलदीप और सोनाली के बीच हुई चाय पर चर्चा के दौरान सोनाली फोगाट ने उन्हें पार्टी में पूरा सहयोग देने तक का आश्वासन दिया है और सोनाली फोगाट ने यह बताया है कि कुलदीप बिश्नोई करीब 2 घंटे तक उनके फार्म हाउस पर रहे और कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब दोनों एक ही पार्टी के अंदर हैं और इसलिए हमें मिलकर आदमपुर हल्के के लिए काम करना होगा और पार्टी को मजबूत करना होगा। बिश्नोई ने सोनाली फोगाट से मुलाकात की और दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। देश भर के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम लगातार बनी हुई है और वहीं हिसार के अंदर बिश्नोई समाज के मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत हासिल करते हुए नजर आए और इसी दौरान कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं पर डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और फतेहाबाद से विधायक ढूंढा राम और हिसार के मेयर गौतम सरदाना और भारतीय जनता पार्टी नेत्री सोनाली फोगाट भी वहां मौजूद रहे हैं। हिसार की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जन्माष्टमी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरा देश जो है आज हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाता हुआ नजर आ रहा है। बिश्नोई समाज के मंदिर में यह कार्यक्रम होता हुआ नजर आया है और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने भी यहां पर शिरकत को हासिल किया और तमाम विधायक और गणमान्य लोग वहां पर दिखाई दिए। पूरा देश जन्माष्टमी को हर्षोल्लास के साथ मनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर भिवानी देश का एक ऐसा जिला है जिसे मुक्केबाजों की फैक्ट्री तक कहा जाता है और एक के समय में 1200 के लगभग मुक्केबाज अंतर्राष्ट्रीय पदों के लिए प्रैक्टिस करते हुए नजर आते थे। भिवानी जिले को जहां खेल नगरी और मिनी क्यूब के उपनामों से भी जाना जाता है और आपको ये बताएं कि अब तक वहां पूरे विश्व के अंदर मुक्केबाजों का गढ़ भिवानी शहर जो है बन चुका है। मुक्केबाजी का जिक्र किया जाए तो सबसे अधिक उपलब्धियां भिवानी जिले की ही रही हैं और वर्ष 2008 में हुई बीजिंग ओलंपिक में जब विजेंद्र सिंह ने देश के लिए बॉक्सिंग में पहला मेडल प्राप्त किया था, तो उसके बाद एकाएक भिवानी के मुक्केबाजों का क्रेज बढ़ता हुआ नजर आया था। इस बढ़ते क्रेज के बाद भिवानी के हर घर के अंदर मुक्केबाज पैदा होते हुए नजर आ रहे थे और भिवानी जिले में अब तक लगभग 3000 के लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी पहचान बना चुके हैं। भिवानी अगर शहर की बात की जाए तो एक वक्त था जब 1200 मुक्केबाज एक के साथ प्रैक्टिस करते हुए जिला भिवानी से नजर आ रहे थे और खेल नगरी की उपाधि जो है वो भिवानी जिले को दी गई है। मुक्केबाजी की फैक्ट्री यानी कि भिवानी शहर को इतना बड़ा दर्जा दिया जा चुका है कि मुक्केबाजी की फैक्ट्री यहां से निकलती हुई नजर आती है। यही वजह है कि एक बड़े पैमाने पर युवा जो है भिवानी में खेल की तरफ प्रेरित होते हुए नजर आते हैं और बॉक्सिंग को पहला वो स्पोर्ट्स मानते हुए और उसमें रुचि दिखाते हुए दिखाई देते हैं। मेरा सपना रहा है ये। मैंने काफ़ी टाइम से ये बॉक्सिंग अकेडमी देखी थी, तो मैंने यहाँ पे जो सर साक्षी दीदी है, नीतू दीदी है, मैं इनको अपनी आइडल मानती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बहुत मेहनत करके आगे पहुँची हैं। तो मैं चाहती थी मैं भी इनके जैसा बनूँ। प्रेरणा तो हमारे क्लब के जो स्टार हैं विजेंद्र बॉक्सर, उन्हीं से मिली है और मैं चाहती हूँ अपने देश का नाम रोशन करना, ओलंपिक तक हो सका तो। और हमारे कोच साहब बड़ा साथ दे रहे हैं हमारी प्रैक्टिस में, अच्छे से दोनों टाइम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस के बाद भी हमें समझा रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए मोटिवेट करते हैं। मेरा बॉक्सिंग करने का मन विजेंद्र सिंह को देख के हुआ
वो अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए। और भिवानी में ये जगदीश को साहब हमारे रिलेशन में होते, तो यहाँ पे हमने गूगल पे भी देखा बढ़िया बॉक्सिंग होती है भिवानी के अंदर, तब हम यहीं पे ये क्लब सबसे टॉप में है इंडिया के अंदर, तो हम बॉक्सिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। के स्वर्ण पदक विजेता थे, जो रजत पदक विजेता थे, उनको उन्होंने इंस्पेक्टर के पद पे नौकरी दी थी। ओलंपिक में जो क्वार्टर फाइनलिस्ट थे या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, उनको हुड्डा साहब ने डीएसपी लगाया था। और दुख की बात तब होती है जब हमारे वर्तमान के जो खेल मंत्री संदीप जी, जो समय एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और वो भी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा हुड्डा साहब के द्वारा डीएसपी पद पे नियुक्त किए गए थे। तो वहीं पर रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल परिसर के अंदर स्वास्थ्य कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर और तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे नशे में धुत स्वास्थ्य कर्मी बात करते हुए सुनाई देते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल को ही एक बार फिर से नशे के अड्डे में तब्दील कर दिया। आपको ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, ये रेवाड़ी नागरिक अस्पताल परिसर में बने एक कमरे की हैं, जहां कुछ कर्मचारी जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं और इन कर्मचारियों पर आपात स्थिति या फिर एक्सीडेंट होने पर अस्पताल तक पीड़ित को पहुंचाने का जिम्मा हुआ करता है। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें एम्बुलेंस चालक भी शामिल है और वो भी जाम छलकाता हुआ नजर आ रहा है। इनको एम्बुलेंस पर तैनात रहने की जिम्मेदारियां दी जाती हैं और इस पूरे मामले पर सीएमओ का यह कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। रेवाड़ी की यह बड़ी खबर आपको बता रहा है, नागरिक अस्पताल परिसर की है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं और इनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इनके ऊपर वो जिम्मेदारियां होती हैं, अगर ईश्वर न करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। इनके ऊपर वो तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, जब आपातकाल स्थिति होती है तब ये लोग उस स्थिति में एक बड़ा रूप जो है वो धारण कर लोगों की जान बचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये खुद जब जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं ये किस तरह से लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इनकी जरूरत पड़े तब इनकी स्थिति क्या होगी। हाँ, ये वीडियो के बारे में मुझे आप लोगों से पता चला और मैं भी इस वीडियो को अभी देखूंगा। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी अच्छे से एज पर रूल। और आइंदा से मैं यहाँ पे एक स्पेशल एक एसएमओ की ड्यूटी लगाऊंगा जो रात को 2 या 3 बार विजिट करे। ठीक है, तो ये चीजें अगर ये सच में ऐसा कुछ है तो ये रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन पे अच्छे से कार्रवाई होगी और अगर कोई जान पहचान का भी है, कोई इस तरह का भी है तो उस पर अच्छे से कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी अगर कोई दोषी पाया गया। तो उधर हिसार के अंदर अग्निपथ योजना के तहत चल रही सेना भर्ती में फर्जी प्रवेश के लिए 14 मामले पकड़कर सामने आए हैं और आपको बताएं कि इन मामलों में नकली छेड़छाड़ कर बनवाए गए एडमिट कार्ड के साथ साथ भर्ती के अंदर प्रवेश का प्रयास भी किया गया। हिसार सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल मोहित सिंह ने यह बताया है कि धोखाधड़ी से प्रवेश करने का प्रयास करने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है और उन्होंने यह भी बताया कि सेना भर्ती रैली अपने मध्य में पहुंच गई। आपको जानकारी दें कि फतेहाबाद की 3 तहसीलों के उम्मीदवारों ने रैली के अंदर भाग लिया था और साथ ही भर्ती निदेशक कर्नल मोहित सिंह ने आगाह यह किया है कि ऐसे धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग योग्य उम्मीदवारों की राह में बाधा बनते नजर आते हैं। हिसार की आपको खबर बता रहे हैं जहां पर फर्जी प्रवेश के लिए 14 मामले पकड़कर सामने आए और आरोपियों को अब पुलिस को सौंपा गया। लेकिन बड़ा मामला यह है कि अगर अग्निपथ योजना जैसी भर्ती के अंदर अगर इतनी बड़ी छेड़छाड़ की जा सकती है और इतने बड़े पैमाने पर जो प्रवेश है, फर्जी प्रवेश के लिए लोगों को एडमिट दिया जा रहा है, तो कितना बड़ा घोटाला ये होता हुआ नजर आ सकता है और जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको लेकर कितने बड़े कदम उठाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इससे सीधे तौर पर पिछड़ता हुआ योग्य उम्मीदवार ही नजर आएगा। और फर्जी प्रवेश के लिए 14 मामले पकड़ के देखे गए और आरोपियों को पुलिस को सौंपा गया। यह हिसार की आपको खबर बता रहे हैं। अग्निपथ भर्ती योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई है उसके तहत अब भर्तियां की जा रही, उसके तहत हर एक राज्य हर एक जिले के अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो योग्य उम्मीदवार हैं और जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो बाहर आए और इस देश के लिए उनकी जरूरत है वो इस भर्ती के माध्यम से अपनी योग्यता को साबित करें। और साथ ही साथ अगर इस तरह के घोटाले, इस तरह के फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आएगा तो जो योग्य
उम्मीदवार हैं उनके लिए कठिनाइयां और उनके लिए बाधाएं जो हैं वो पैदा होती हुई नजर आएंगी। इससे पहले भी देखा गया था कि अग्निपथ योजना के तहत काफी बड़े पैमाने पर जो लोग थे वो विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अग्निपथ योजना उनको समझ में आई और उनको इस बात का एहसास हुआ कि किस तरह से इसमें जुड़कर आप देश के लिए योगदान दे सकते हैं, उसके बाद तमाम स्थितियां जो हैं वो साफ हुई, स्पष्ट हुई और उसी को लेकर अब आगे भी प्रयास किया जा रहा है। तो उधर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला के नाम पर एक शराब कारोबार से एक्साइज इंस्पेक्टर की अवैध वसूली का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको यह जानकारी दें कि गुरुग्राम के अंदर तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर ने शराब कारोबारी को फोन कर एक विशेष ब्रांड की करीब 15 साल पुरानी 6 बोतलें भिजवाने के लिए कहा और इंस्पेक्टर ने कारोबारी से डिप्टी सीएम के प्रोग्राम का हवाला देकर कहा और शराब की बोतलों की सप्लाई करने के लिए कहा गया। लेकिन जब कारोबारी बोतलों का इंतजाम नहीं कर पाया तो गुस्साए एक्साइज इंस्पेक्टर ने 15 अगस्त की शाम को कारोबारी के शराब ठेके सील कर दिए और ठेका सील होने पर कारोबारी ने इंस्पेक्टर और उसके बीच हुई बात का ऑडियो वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आते ही जिला आबकारी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी एक्साइज इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और इतना ही नहीं, जिस ठेकेदार को सील किया गया था उसे भी सील कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पर एक्साइज कमिश्नर का यह कहना है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी मार्क कर दी गई है और विभाग को सूचित भी कर दिया गया है और विभाग के द्वारा जल्द ही मामले की रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। तो द खबर होडल से है, जहां पर खेत के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल चुकी है और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई में जुटती हुई नजर आई है। आपको ये जानकारी दें कि युवक के माथे पर गोली के निशान हैं और पुलिस ने मौके से 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए। इसके आधार पर अब पुलिस से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और पुलिस उप अधीक्षक सज्जन सिंह ने यह बताया है कि जिस युवक का शव मिला है वो पुलिस हिरासत से 17 मई को फरार हो गया था और उन्होंने यह भी बताया कि मृतक युवक पर पहले से ही हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। राणा रोड के खेतों में वहां मौके पर जाके पता लगा कि भाई ये इशू है जिसके खिलाफ पहले कई मुकदमे हैं। ये पीछे 27 तारीख 5वें महीने को 2022 को ये पुलिस कस्टडी से पास करा, तो पुलिस कस्टडी में फरार चल रहा था। वहां जाके मौके देखा कि इसके सिर में गोली लगी हुई है। मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकते, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद पता लगेगा। तफ्तीश अभी तो परिवार वालों को दरखास्त लीजिए इसकी। तो वहीं पर देश भर के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है वो देखने को मिली और इसी को लेकर देश भर के अंदर मंदिरों को भी सजा दिया गया है और सुबह से ही भक्त मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से लेकर इस्कॉन मंदिर और लड्डू गोपाल मंदिर सहित तमाम मंदिरों में भक्त देर रात से ही जुटे हुए नजर आए हैं और मंदिरों के कपाट खोलने के साथ ही अपने आराध्य के प्रथम दर्शन की कामना के लिए भक्त रात भर लाइन में लगे नजर आए। रात के ही दिन जैसे ही नजारा देखने को मिला और मंदिरों की सजावट को देखने के लिए देश और विदेश से आए भक्त सड़क पर दिखाई दिए। वहीं मुंबई में ही दही हांडी का जश्न देखने को मिला और देश भर के अंदर बड़े ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। भिवानी के सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में शिव भक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में जन्माष्टमी समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और इसी अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने की झांकियों का आयोजन भी किया गया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में एक अलग ही स्थान है और जन्माष्टमी का पर्व अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर मनाया जाता है।
सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ आने वाले लोग हमारे कृष्ण के बारे में जाने, सब धर्म के बारे में जाने और ये जाने कि किस तरह से हम अपने देश में प्रेम और भाईचारा रख सकते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और मतलब सब बहुत सारे स्कूल आए हुए हैं और हम अपनी जी जान लगाकर बहुत अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस देंगे और यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रखा है सभी स्कूल वालों ने, बच्चों ने, और मतलब सारा कुछ बढ़िया तरीके से कर रखा है। भजे भज कमंडनम समस्त पाप खंडनम शो भक्ति चिंतरंजनम सदैव देवनंदनम। धरातल पे पृथ्वी पे कम से 5600 वर्ष पूर्व जन्माष्टमी का उत्सव जो मनाया जा रहा है, श्री हरि ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, उसी स्वरूप में आज बाबा हरिगिरी आश्रम में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो वहीं पर देश भर के अंदर एक दिन के अंदर 15,754 कोरोना के नए केस निकलकर सामने आए हैं और कोरोना के चलते 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 5,220 लोग कोरोना से ठीक होते हुए दिखाई दिए। इसके बाद देश भर के अंदर कोरोना का रिकवरी रेट 98.58% हो गया है। और आपको बता दें कि कोरोना के एक्टिव केसों को ही देश में फिलहाल कोरोना के 1,01,830 केस एक्टिव हैं और अब तक देश के अंदर कोरोना के 5,27,253 लोग कोरोना की वजह से उनकी मौत हो चुकी, उनकी जान जा चुकी है। देश भर के अंदर जो आंकड़े हैं अगर उसकी बात की जाए तो रिकवरी रेट 98.58% रहा है और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी के आधार पर ठीक होने की जो संख्या है वो बढ़ेगी। 15,754 देश भर के अंदर नए कोरोना के केस देखने को मिले और 24 घंटे के अंदर 47 लोगों की मौत हुई है। ये कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और 15,220 लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी कि बड़े पैमाने पर जो कोरोना के सही होने के सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं और लोग जो है कोरोना को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चैलेंज यहां पर यह है कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है उसका हम कितना फॉलो कर रहे हैं। धरातल के ऊपर लोग जो है 2 गज की दूरी और मास्क वगैरह इन तमाम चीजों का कितना इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह हो जाता है क्योंकि अगर ऊपर वाला न करे, अगर ऐसी सिचुएशन आती हुई नजर आती है कोरोना को लेकर तो हम कितने तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही हरियाणा की अगर बात की जाए तो कोरोना के मामले में एक दिन के अंदर कोरोना के 953 नए केस निकलकर सामने आए हैं और प्रदेश के अंदर कोरोना के चलते 2 लोगों की जान भी गई है और 908 लोग कोरोना को मात देते हुए नजर आए और इसी के चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.62% पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम के अंदर 557 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद के अंदर 81 नए संक्रमित केस मिलते नजर आए। इसके अलावा हिसार के अंदर 22 और पंचकुला में 57 नए केस मिले हैं और वहीं पर रोहतक में 27 तो झज्जर में 21 नए केस मिले। वहीं अगर बात करें प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश के अंदर कोरोना के 3,728 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,662 लोगों ने अब तक अपनी इसमें जान गंवाई है। उधर महेंद्रगढ़ के अंदर एक शख्स की बाइक जो है वो चोरी हो गई और 2,45,000 रुपए चोरी करने का मामला भी निकलकर सामने आया है और पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर यह मामला दर्ज करवा लिया। पीड़ित अपनी बाइक को बालाजी चौक पर खड़ी कर फल खरीद रहा था तो मौके पर देखकर एक युवक ने बाइक की डिग्गी खोलकर उसमें से पैसे चुरा लिए और मौके से फरार होता हुआ नजर आया और ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए टीमों का गठन कर दिया है और आगे की कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आ रही है। ये दिनांक 16/8/22 को सुबेदार दयाराम जी हैं, इनके ये पंजाब नेशनल बैंक से 195 और सेविंग का था, इसके कुल मिला के 2,45,000 रुपये निकलवाए थे इसने बैंक से और वहां से निकलवाने के बाद मोटरसाइकिल पे थे और मोटरसाइकिल पे बाजार में अपनी सब्जी वगैरह खरीद रहे थे तो डिग्गी में पैसे थे इनके तो किसी नाम मालूम व्यक्ति ने इनकी डिग्गी से ना 2,45,000 रुपये
तो वहीं पर खबर अब पुंडरी से आ रही है, जहां पर आरटीओ डिपार्टमेंट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कैथल पर वाहन चालकों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और आपको बताएं कि वाहन चालकों ने बताया है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कैथल के कर्मचारियों ने उनके साथ छीना झपटी कर मोबाइल गाड़ियों की चाबियां और कागजात छीन लिया। एक ड्राइवर ने तो कपड़े तक फाड़ने का आरोप लगा दिया। और वहीं पर एक वाहन चालक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी बताया है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने उनकी गाड़ी को रोक छीना झपटी तक किए। उनकी जेब से मोबाइल और कागजात भी छीने गए हैं। मनोज कुमार, कहाँ जा रहे थे आप? मैं खनौरी जा रहा था जी। क्या सामान था आपके पास? 100 लोड थी गाड़ी में। तो क्या हुआ? रास्ते में मुंदड़ी में गाड़ी रखवाई आरटीओ साहब ने और रखवा गए और मेरा फोन भी छीन लिया। और यहाँ पुंडरी बस स्टैंड में गाड़ी लेके आ गए और मेरी चाबी और कागज भी छीन के ले गए। तो आपने इसमें मांगी नहीं दोबारा? मांगी, रिक्वेस्ट की थी मैंने जी। तो क्या कहा? चालान कटने दे बाद में ले जाना। आज सुबह मेरे एक गाड़ी है जी, वो एक फर्नीचर उससे सोफे लेकर के जा रही थी जी, जिसको कि वहां पे जो ये है अम्बाला से हिसार हाईवे है उसके नीचे उन्होंने गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी जी। गाड़ी रोकने के बाद उससे कागज ले लीजिए और कर लीजिए और बोले चलो भी वापस, और गाड़ियां भी वहां कुछ रोक रखी थी जी। चलो अधिकार है उनका, कोई बात नहीं, लीगल कार्रवाई बनती है जी। आके यहाँ पे पुंडरी बस अड्डे का ड्राइवर बोला भी मैं एक बार अपने मालिक को फोन तो कर लूं। फोन तो उन्होंने एकदम से उसको फोन करने लगा, एकदम से फोन छीन के और उसको अपने आप कब्जे में ले लिए फोन को जी। गाड़ी के कागज अपने कब्जे में ले लिए। मेरे दंता से मारा और मेरी जेब में 1,000 रुपया था, वो छीन गया। जेब उन्होंने फाड़ी है? हाँ। कहाँ से हो तुम? बिहार से। कहाँ सामान ले जा रहे थे? मांगे चट्ठर। कहाँ से आए थे? सोनीपत से। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोगा दागी के चको हमसे मेरे मागी से बात कर गो, तो वही दंता दागी पे बैठा दिया। मेरे भी छीना छोड़ दिया, मोबाइल छीन गया। तो वहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए बैन के बावजूद भी साइबर सिटी के सदर बाजार के अंदर पॉलिथीन का धड़ल्ले से इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और इसी को लेकर नगर निगम के अंदर गुरुग्राम के सदर बाजार पर कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील भी किया गया, जबकि 6 में से 7 दुकानों के चालान काटे गए हैं। और निगम के इस कार्रवाई से सदर बाजार के दुकानदारों में रोष पैदा होता हुआ नजर आया। वहीं दुकानदारों ने विरोध करते हुए बाजार को बंद कर दिया है, जहां पर दुकानदारों ने विरोध करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को ही चेतावनी देते हुए कार्रवाई पर रोक की मांग की है। और दुकानदारों का कहना है कि पहले प्रशासन उन्हें यह बताए कि एमएम की पॉलिथीन इस्तेमाल करनी है और कितने एमएम की नहीं करनी है, उसके बाद चालान काटने की कार्रवाई की जानी चाहिए। और दुकानदारों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन तो लगा दिया है, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनियों को बैन क्यों नहीं किया। जब कंपनी पॉलिथीन में मिलेगी ही नहीं तो इस्तेमाल में आएगी ही नहीं, और पॉलिथीन की जगह कपड़े जैसी थैली बननी चाहिए और वो काफी महंगी पड़ती है। ऐसे छोटे दुकानदार वो नहीं इस्तेमाल कर सकते और उन तमाम समस्याओं को लेकर दुकानदारों के बीच में अब रोष उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। किसकी दुकान है? पन्नी को लेकर ये है कि हम पन्नी मतलब कौन सी यूज करें, हमें ये बताया जाए। मतलब कागज के लिफाफे में 5 किलो का माल तो आता नहीं, होलसेल का सबका काम है। मतलब ये सारे कहते हैं कि पन्नी बन रही, जो कंपनी की जो आती हैं वो सारी पन्नी नहीं है। मतलब एक छोटे दुकानदार को ही पन्नी चाहिए, सिर्फ छोटे दुकानदार के लिए सिर्फ पन्नी वो है भाई, ये सारी नहीं चलेंगे। बड़े जो कंपनी चल रही है उनकी भी तो सारे का सारा पन्नी में ही माल आ रहा है, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। तो आए चेक किया कि यहाँ थैली बिक रही है, सेल पॉलिथीन बिक रही है। हाँ पॉलिथीन बिकती है। हाँ, ये देखा ना बोर्ड है पॉलिथीन की दुकान। किसी और की दुकान का भी सामान या सील करके गए? नहीं, 3 दुकानें, तीनों थैली की है। क्या कोई निगम की तरफ से जागरूक किया जाता है कि आप कौन सी पॉलिथीन इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी एमएम की कर सकते हैं, ये जानकारी आपको? हाँ वो कहते हैं 75% का होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। मोटाई, हाँ मोटाई जो है ना उसकी 75% होना चाहिए। मामला ये था कि वो ये कह रहे थे हमें मालूम नहीं है कौन सी चालू है कौन सी बंद है, और जो भी वहां पे पॉलिथीन उपलब्ध थी वो सारी लेके चले गई और उन्होंने उसका चालान करके दुकान सील कर दी। कितनी दुकानें सील की हैं? 3 दुकानें सील कर दी। अच्छा, पन्नियां लेके चले गए? हाँ, उनकी पॉलिथीन लेके चले गए और दुकानों को सील कर दिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।